अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। इसके हमने एमसीक्यूज भी अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख लिए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इनको हम। यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये आठ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनके हमने आंसर बताने हैं। तो इनके आंसर्स के लिए हम चलते हैं न्यू फाइल के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं, वहाँ से इनको हम कवर करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास न्यू फाइल है। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स शॉर्ट हैं। स्टार्ट करते हैं इनको हम। यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ। इन दोनों की एग्जाम्पल्स भी बताएं। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। बेस यूनिट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो बेस यूनिट्स होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए बुनियादी यूनिट्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल होते हैं, यानी कि इनकी हेल्प से बाकी बन सकते हैं। ये किसी की हेल्प से नहीं बनते, ये बुनियादी होते हैं। डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम जो है, सिस्टम इंटरनेशनल, उसने डिफाइन किया ये यूनिट्स, ठीक है, जो कि बेस यूनिट्स हैं। दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। एंड नॉट डिराइव्ड फ्राम अदर यूनिट्स, और ये दूसरे यूनिट्स में से डिराइव नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड। अब जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी, उनके अंदर मीटर शामिल है लेंथ के लिए, किलोग्राम फॉर मैस एंड सेकेंड फॉर टाइम। ये टोटल 7 होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने 3 लिखे हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिराइव्ड यूनिट्स की, ये देखते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग बेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज को यूज़ करके जब आप बेस यूनिट्स को कंबाइन करते हैं तो आपको जो यूनिट्स मिलते हैं वो होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, यानी कि बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। अब जो वेलोसिटी का यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और जो फोर्स का यूनिट है इसे हम न्यूटन कहते हैं, और इसको आप इस चीज़ से डिनोट करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग। अब ये जो आपके पास नीचे 2 ऑप्शंस हैं, ये कह रहे हैं इन दोनों के अंदर ये बताएं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी होने चाहिए। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स, जब आपने मुख्तलिफ नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना हो। देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नंबर्स का रूल कुछ और होता है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, इनके लिए रूल कुछ और होता है। दोनों को देखते हैं। पहला हमारे पास है वो केस जब हम नंबर्स को डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स, जब आप मुख्तलिफ नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे, द आंसर शुड हैव एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स अमंग देम। यानी कि उनके अंदर ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं वो आपने काउंट करने हैं, उतने आपने अपने आंसर में लिखने हैं, ठीक है। ये आपके पास रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल इसके बाद लिखा हुआ है। व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, जब आप ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द मेजरमेंट विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो वो मेजरमेंट जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, वो डेसिमल प्लेसेस आपने काउंट करने हैं, और अपना जो आंसर है वो आपने उतनी ही डेसिमल प्लेसेस से लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप ऐड कर रहे हैं 3 मेजरमेंट्स को, उनमें से एक जो आपके पास मेजरमेंट है उसके अंदर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दूसरी के अंदर 2 डिजिट है, और तीसरी के अंदर डेसिमल के बाद है 3 डिजिट्स। तो आपने अपने आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिखना है, क्योंकि आपके पास वो मेजरमेंट जिसके अंदर सबसे कम डिजिट्स हैं वो मेजरमेंट है जिसके अंदर सिर्फ 1 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो आपने डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिखना है। इसी तरह से जितनी भी आपके पास मेजरमेंट्स हों उनको आपने देखना है, जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट्स हों वो आपने उतने डिजिट्स डेसिमल के बाद लिखने हैं अपने आंसर में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें उस वक्त आपने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। अपने आंसर में आपने वो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं जो कम से कम किसी भी मेजरमेंट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। हाउ इज़ दी वर्नियर स्केल रिलेटेड टू दी मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। अब आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है, इसकी जो वर्नियर स्केल है मेन स्केल के साथ किस तरह से रिलेट करती है। व्हाट इज मीन्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? आंसर है हमारे पास द वर्नियर स्केल इज अ स्मॉल स्केल। ये वर्नियर स्केल जो होती है ये एक छोटी स्केल होती है, दैट्स लाइज अलॉन्ग द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, जो कि वर्नियर कैलिपर की जो मेन स्केल होती है उसके अलॉन्ग ये स्लाइड करती है, उसके साथ ये स्लाइड करती है। इट इज़ यूज टू गेट मोर एक्यूरेट रीडिंग्स, ये ज़्यादा दुरुस्त रीडिंग्स
लेने के लिए इस्तेमाल होती है। बाय शोइंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर छोटी से छोटी डिवीजन है उसका भी ये फ्रैक्शनल पार्ट दिखाती है। फ्रैक्शनल पार्ट का क्या मतलब है, जैसे कि आपके पास जो मेन स्केल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर छोटी से छोटी डिवीजन है, फॉर एग्जांपल उसकी मेजरमेंट आपके पास है 0.1 सेंटीमीटर, और आपके पास जो वर्नियर स्केल है उसकी टोटल है 10 डिवीजन्स, तो आपको इसका 10वां हिस्सा मिल सकता है वर्नियर स्केल से। ठीक है, 10 में से का क्या मतलब है, ये इसका लीस्ट काउंट होगा वर्नियर कैलिपर्स का, जो कि होगा 0.01 सेंटीमीटर। हमने पहले देखा ये एमसीक्यूज के अंदर भी कि लीस्ट काउंट आपने अगर फाइंड करना है वर्नियर कैलिपर्स का, तो जो आपके पास छोटी से छोटी डिवीजन है उसकी मेजरमेंट, और उसके नीचे आपने डिवाइड करवा देना है जो वर्नियर स्केल है, जो स्लाइड करने वाली स्केल है उसकी टोटल डिवीजन है उनकी तादाद से, तो आपके पास ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। आपके पास छोटी से छोटी डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर, वो तो है 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का उससे भी कम है जो कि 0.01 सेंटीमीटर, जो कि असल में फ्रैक्शनल पार्ट है इसका। ठीक है, जो आपकी छोटी से छोटी डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर, तो मेन स्केल के ऊपर आपके पास छोटी से छोटी डिवीजन हैं उनका भी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि उनसे भी कम रीडिंग दिखाने के लिए आप वर्नियर स्केल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका रूल है और इसका रिलेशन है ये मेन स्केल के साथ। उसके बाद लीस्ट काउंट, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप जो कम से कम वैल्यू बता सकते हैं वो होता है इसका लीस्ट काउंट। तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल बाय द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स की तादाद है उससे आपने डिवाइड करवा देना है मेन स्केल की छोटी से छोटी डिवीजन है उसकी मेजरमेंट को। फॉर एग्जांपल मेन स्केल के ऊपर छोटी से छोटी मेजरमेंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स है फॉर एग्जांपल वो है 10, तो आपने इस तरह से लिखना है जो कि 0.01 सेंटीमीटर आपका लीस्ट काउंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका लीस्ट काउंट मेन स्केल की छोटी सी छोटी डिवीजन नहीं होती। छोटी सी छोटी डिवीजन को जब आप वर्नियर स्केल की रीडिंग्स या उसके डिवीजन उनकी तादाद के साथ जब डिवाइड करवाते हैं तो डिवीजन के बाद जो आंसर आता है वो होती है वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसके अंदर डेसिमल यहाँ पे है, इसको आपने 1 के बाद लिखना है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन का मतलब यह है कि आपके पास जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद आपने डेसिमल को लेके आना है। आपने डेसिमल को 2 डिजिट्स मूव करवाया तो आपने 10 को पावर दे दी +2। यहाँ पे देखें आपके पास डेसिमल पॉइंट है 6 के बाद, आपने इसको लेके आना है 2 के बाद। जब 2 के बाद लेके आएंगे तो 10 की पावर लग जाएगी 2, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद देखें क्या है, 10 की पावर 2 है, तो इसके साथ क्योंकि 10 की पावर 2 पहले से मौजूद है, 10 की पावर 2 एक पहले से मौजूद है, एक आपको 10 की पावर 2 तब मिलेगी जब आप इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स इधर लेके आएंगे, तो टोटल 10 की जो पावर है वो हो जाएगी 4। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। दुरुस्त प्रीफिक्सेस को यूज़ करके आपने इन नंबर्स को लिखना है। ये आपके पास पहला नंबर है, इसके लिए देखें क्या कर सकते हैं हम, इसको पहले हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं इस नंबर को। उसके बाद जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है वो है इस 0 के बाद। ठीक है, जब आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता तो वो असल में जो लास्ट वाला डिजिट है उसके बाद होता है। यहाँ पे 0 के बाद है डेसिमल पॉइंट, इसको जब आप 5 के बाद लेके आएंगे तो 10 की पावर्स आपको मिल जाएंगी 2, लेकिन 10 की पावर 2 पहले से भी मौजूद है, तो 2 जो पहले आपको पास पावर मौजूद है वो और 2 जो आपको डेसिमल मूव करवाने से मिली है, दोनों ऐड होकर 10 की पावर हो जाएगी 4। लेकिन प्रीफिक्स जो है वो 10 की पावर 4 नहीं होता, प्रीफिक्स होता है 10 की पावर 3 जो कि किलो होता है। तो आपने 10 की पावर 4 को इस तरह से लिखना है, 10 की पावर 4 हो सकती है 10 की पावर 3 + 1, 10 की पावर जो 1 है उसको आप अलहदा कर लें और 10 की पावर जो 3 है इसको आप कर दें अलहदा। 10 की पावर 3 बन जाएगी किलो और साथ इसके ग्राम भी है तो किलोग्राम आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो आपके पास ये 10 है इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ 5.8 के साथ, तो इसका डेसिमल एक प्लेस मूव हो जाएगा राइट के ऊपर, तो ये 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 किलोग्राम करेक्ट आपने प्रीफिक्स लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आपका बी पार्ट है उसके अंदर आपके पास जो नंबर है वो नीचे लिखा हुआ है। बी पार्ट के अंदर हमारे पास देखें ये नंबर है, यहाँ पे जो डेसिमल है वो 4 से पहले है, आपने इसको 4 के बाद लिखना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के लिए 4 के बाद अगर आप इस डेसिमल को लिखें, वैसे देखें यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखें जो 58 है ये साइंटिफिक में तो नहीं है क्योंकि 5 के बाद डेसिमल नहीं है, यहाँ पे मकसद है प्रीफिक्स लगाना। तो उसके लिए जो डेसिमल पॉइंट है आपका उसको आपने 4 के बाद लिखा।
जब देखिए आप डेसिमल पॉइंट को इस साइड के ऊपर मूव करवाते हैं तो 10 की पावर आपको मिलती है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पावर 10 की कितनी मिलेगी, काउंट करें कितने आपने इसको प्लेसेस मूव करवाया, एक प्लेस मूव करवाया तो 10 की पावर -1 मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर -5 पहले से मौजूद है, तो 10 की पावर -1 डेसिमल पॉइंट की वजह से, 10 की पावर -5 पहले से, तो टोटल ऐड हो की पावर हो जाएंगे आपके पास 10 की पावर -6, ठीक है। और हम जानते हैं जो 10 की पावर -6 है ये होता है माइक्रो, 4.5 ये आ जाएगा यहाँ पे, और 10 की पावर -6 हो जाएगा माइक्रो, और s की जगह आ जाएगा सेकंड, ठीक है। तो 10 की पावर -6 जो है वो माइक्रो बन गया, तो आपके पास आंसर आ गया माइक्रो सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v इज गिवन बाय। अब देखें एक ऐसी बॉडी जिसका मास तो m है और इसकी जो स्पीड है वो v है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला आगे बताया हुआ है। इसका जो फार्मूला है वो ये है 1/2 इंटू mv²। अब ये जो 1/2 है इसने असल में mv² के साथ होना था, तो ये आपके पास फार्मूला है 1/2 mv², ठीक है जी। ये फार्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपने अब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस बतानी है, तो उसके लिए दो चीज़ों की डायमेंशन बतानी होगी, सिंपली m और v की। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है, द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज, ये फार्मूला उन्होंने यहाँ पे लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ वी फाइंड डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटी, इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी हमने डायमेंशंस बतानी है। मास m हैज़ डायमेंशंस कैपिटल M, वेलोसिटी v हैज़ डायमेंशंस L T⁻⁻⁻1, क्योंकि जो वेलोसिटी है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो इसको आप ऐसे लिखते हैं, जो मीटर है ये लेंथ का यूनिट है, तो मीटर की डायमेंशन जो है मीटर की जगह आप लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे L, और जो S है ये यूनिट है टाइम का, तो टाइम की डायमेंशन जो ये कैपिटल T आप लिखते हैं, ऊपर इसके -1 भी है तो आपने वो भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपके पास डायमेंशन आ गई मैस की, ये आपके पास डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की, दोनों की डायमेंशन आ गई। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशन चाहिए, यहाँ पे देखें, ठीक है, क्योंकि v का स्क्वायर है, वेलोसिटी स्क्वायर्ड, ठीक है। वेलोसिटी के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दें इसके ऊपर, तो इन दोनों की जो पावर्स हैं वो 2 हो जाएंगी, L² हो जाएगा, और T⁻⁻1 की जो पावर आप 2 करेंगे तो T⁻⁻2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डायमेंशन आ गई, एक ये डायमेंशन आ गई, एक आ गई ये डायमेंशन। अब इन दोनों को आपने करना यूज़, क्योंकि आगे उन्होंने यूज़ किया है। नाउ मल्टीप्लाई मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर्ड, अब जो मास की डायमेंशन है और जो वेलोसिटी स्क्वायर्ड की डायमेंशन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा हमारे पास ये, मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी के स्क्वायर जो है या स्पीड का जो स्क्वायर है उसकी डायमेंशन ये आ जाएगी। इस तरह से फिर आप एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों को लिख देंगे। सो द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर दिस वन, दिस मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास लेंथ स्क्वायर्ड। अब जो काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड करती है मास के ऊपर और लेंथ के स्क्वायर के ऊपर, एंड टाइम स्क्वायर्ड इनवर्स, और जो टाइम है इसका जो इन्वर्स स्क्वायर है यानी कि इसकी जो -2 पावर इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखें जो 1/2 है ये क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आपने यहाँ पे 1/2 को इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, ये जो नीचे आपके पास मेजरमेंट्स इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहली मेजरमेंट देखें तो 37 है, 37 के अंदर सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं और सारे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सिग्निफिकेंट, तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसके बाद ये आपके पास इसके अंदर देखें ये जो 4 हैं ये तो है नॉन जीरो, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे जो जीरोज़ हैं ये आ रही हैं इनके लेफ्ट साइड के ऊपर, तो जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड के ऊपर जीरोज़ होती हैं वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। तो सिर्फ सिग्निफिकेंट यहाँ पे है 4 फिगर्स, तो यहाँ पे आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर जो जीरोज़ हैं देखें ये नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रही हैं, तो जो दरमियान में जीरोज़ आती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो नॉन जीरो तो वैसे सिग्निफिकेंट, 4 नॉन जीरो हैं और 2 जीरो इसमें सिग्निफिकेंट हैं, तो टोटल 6 हैं इसके अंदर, तो 6 के 6 सारे इसमें सिग्निफिकेंट हैं, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद हमारे पास है हमारा 4th पार्ट, इसके अंदर देखें जो जीरोज़ हैं वो आ रही हैं 2 की राइट साइड के ऊपर, तो हम जानते हैं कि वो जीरोज़ जो कि नॉन जीरो डिजिट की राइट के ऊपर होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये 3 सिग्निफिकेंट जीरोज़ हैं, 2 इसमें नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, आपने प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बतानी है, एंड एंगुलर वेलोसिटी, और उसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी भी आपने डायमेंशन बतानी है। द फार्मूला फॉर प्लांक्स कांस्टेंट इज, ये आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट का फार्मूला है, वेयर E इज एनर्जी, E आपके पास एनर्जी होती है, H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। न्यू, इसको आपने न्यू पढ़ना है, इसको V नहीं पढ़ना। आपने देखें डायमेंशन किसकी बतानी है, आपने डायमेंशन बतानी है प्लांक्स कांस्टेंट की, लेकिन ये जो फार्मूला है ये तो आपको एनर्जी बता रहा है, तो आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। आप H को यहाँ पे रहने दें
और ये जो न्यू है इसको आप उधर जाके डिवाइड करवा दें ई के ऊपर इस तरह से, ठीक है। H इज इक्वल टू ई ओवर न्यू, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर, अब जो एनर्जी है हम जानते हैं इसकी जो डायमेंशंस हैं ये होती हैं वर्क वाली डायमेंशंस, ठीक है। जो वर्क होता है ये बराबर होता है एफ डॉट डी के, और जो एफ है इसकी डायमेंशंस हम जानते हैं ये होती हैं एम ए, एफ बराबर होता है एम ए के, ठीक है। और डी जो है ये यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, एम जो है इसकी डायमेंशन तो मैस होती है, और जो एक्सेलरेशन इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है और पर सेकंड स्क्वायर ये टाइम का यूनिट है, और जो डी है इसकी डायमेंशन हम जानते हैं कि ये एल होती है, ठीक है, लेंथ होती है। ये दोनों एल मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी रेज टू द पावर -2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यही डायमेंशन उन्होंने यहाँ पे ई की लिखी है, ठीक है। जो ई है इसकी डायमेंशन वर्क वाली होती है, एनर्जी की डायमेंशन, तो हमने यहाँ पे जो फाइंड की वही डायमेंशन उन्होंने यहाँ पे ऊपर लिख दी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास डायमेंशन आ गई हमारी ई की, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है इसकी डायमेंशन उन्होंने नीचे लिखी है, जो न्यू है यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। अक्सर कहीं कहीं पे यहाँ पे जो न्यू लिखा हुआ है इसकी जगह एफ भी लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी डायमेंशन हमारे पास है टी रेज टू द पावर -1। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। अगर कोई भी इवेंट है हम ये देखते हैं कि एक सेकंड के अंदर वो इवेंट कितनी बार हो रहा है, एक सेकंड के अंदर जितनी बार कोई काम हो रहा हो उस काम की वो फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई काम है वो हो रहा है एक सेकंड के अंदर 10 दफ़ा, ठीक है, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सेकंड, ठीक है, पर सेकंड 1 सेकंड नीचे, यानी कि एक सेकंड के अंदर ये काम 10 दफ़ा हो रहा है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी 10, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पर सेकंड, ठीक है। तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट होता है पर सेकंड या फिर हर्ट्ज़, दो इसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं, हर्ट्ज़ और पर सेकंड। तो पर सेकंड क्योंकि एस के ऊपर पावर -1 है और एस सेकंड है, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो टाइम जो है इसके ऊपर पावर आ जाएगी -1, ये इसकी डायमेंशन बन जाती है फ्रीक्वेंसी की। तो इसीलिए इसकी डायमेंशन इसको लिखते हैं टी रेज टू द पावर -1। तो हमारे पास देखें दोनों डायमेंशंस आ गई, हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन भी आ गई ये वाली, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी न्यू है इसकी भी डायमेंशन ही आ गई। तो हमारे पास ये फार्मूला है, इसके अंदर आप डायमेंशंस पुट कर दें। नाउ डिवाइडिंग एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, अब जो एनर्जी की डायमेंशन है उसको आप फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है उससे डिवाइड करवा दें। डायमेंशंस ऑफ एच, अब देखें जो ये एच है इसकी डायमेंशन आपको कैसे मिलेगी, इन दोनों के जो डायमेंशंस हैं इनको आपने करवाना है डिवाइड, जैसे कि यहाँ पे हमने डिवाइड करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें टी की पावर आपके पास है -2, नीचे आपके पास है टी की पावर -1, टी की पावर -1 जब जाएगी ऊपर तो ये हो जाएगी टी की पावर +1, टी की पावर +1 जब आप ऐड करेंगे -2 के अंदर तो -2 + 1, ये आपको आंसर देंगे -1। तो जो टी है इसकी टोटल जो पावर बच जाएगी वो होगी -1। तो यही आपके पास डायमेंशन है प्लांक्स कांस्टेंट की एच की, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, नेक्स्ट हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बतानी है। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ये होती क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है एक सेंटर, और आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है, इसका सेंटर हम सेंटर में बना देते हैं, सर्कल में मूव कर रहा है, यहाँ से ये मूव होना स्टार्ट करता है, यहाँ पे जब ये मूव करना स्टार्ट करता है तो फॉर एग्जांपल इसको गुजर जाता है टाइम टी, ये जब मूव कर लेता है तो ये यहाँ पे पहुँच जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। टी टाइम मूव करने के बाद या फिर टी सेकंड्स मूव करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इस दौरान जो एंगल वो कवर करता है उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। तो इतने टाइम के अंदर वो कितना एंगल कवर करते हैं हमें कैसे पता चलेगा, थीटा ओवर टी, ठीक है। एक सेकंड के अंदर कितना एंगल कवर करेगा, टाइम आपने सेकंड्स में लेना है, जो थीटा है वो एंगल है, एंगल ओवर टाइम, ठीक है, जिसको आप कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा ओवर टी आपके पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी। इसके अंदर आप देखें तो आपके पास ये जो थीटा है जो एंगल है इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, कोई इसकी डायमेंशन, देखिए इसकी डायमेंशन नहीं, तो यूनिट होता है इसका यूनिट होता है रेडियन, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है, क्यों नहीं है वो हम देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सर्कल, अब जब डायमेंशन हमने पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि एंगल की डायमेंशन क्यों नहीं है। जो हमारे पास एक रेडियन एंगल है उसका क्या मतलब है, आपके पास अगर एक रेडियस है इतना और इस रेडियस की लेंथ वाली आपके पास एक अगर ऊपर एक आपके पास कर्व आ गई यहाँ पे इसके सरकमफेरेंस के ऊपर, और जितना वो एंगल बनाएगी वो एंगल होगा आपके पास 1 रेडियन, ठीक है। आपके पास अगर आ गई है इस तरह की ऐसी कर्व आ गई है जो कि जिसकी लेंथ जो है वो 2r है, 2 रेडियस के बराबर है, तो अब देखें कितना ये एंगल बनाएगी, इसकी जो लेंथ है वो है 2r और आपके पास जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस तो आपके पास r है
तो आंसर यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो होगा 2 रेडियन। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी आर था, नीचे भी आर था, रेडियस था, रेडियस के साथ कैंसिल हुआ तो लेंथ तो होगा कैंसिल, सिर्फ आपके पास एक न्यूमेरिकल डिजिट बच गया। जो आपके पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे जो एंगल है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, थीटा डायमेंशन लेस है। नीचे अब रह गया टाइम, टाइम जो है उसकी डायमेंशन होती है, इसको आप कैपिटल टी कहते हैं। तो इसीलिए ऊपर आपके पास कोई डायमेंशन नहीं है, नीचे आपके पास डायमेंशन है टी। तो इसीलिए जो डायमेंशन टी है नीचे वाले ये आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो टी जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी रेज़ टू द पावर -1। ये आपके पास असल में डायमेंशन है आपकी एंगुलर वेलोसिटी की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा कि एंगुलर वेलोसिटी है क्या, उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन भी बता दी। तो यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिंस एंगल थीटा इज डायमेंशन लेस, क्योंकि जो एंगल है ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। हमने देख लिया क्यों डायमेंशन लेस है। इसकी ज़्यादा डिटेल है कि डायमेंशन लेस क्यों है, ये हमने डायमेंशन वाले टॉपिक में चैप्टर के अंदर देख लिया था। एंड टाइम टी हैज़ डायमेंशंस कैपिटल टी, और जो टाइम टी है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो इसलिए डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसलिए आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन हो जाएगी टी रेज़ टू द पावर -1। ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है। यहाँ पे देखें नीचे टी पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए डायमेंशन भी इसकी नीचे आएगी, इसके ऊपर कोई डायमेंशन नहीं है। तो नीचे वाली डायमेंशन जब ऊपर आएगी तो टी रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे।